Hello friends, welcome to the channel of the Awesome Pathak School. I am Kabir Pandya, the physics faculty of the school. Welcomes you. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हम सबको पता है कि एकदम वास्ट सब्जेक्ट है और जो भी हम उसकी ब्रांच ले लेंगे तो उसमें भी बहुत डेप्थ तक हम जा सकते हैं। तो 11th का जो आपका फिज़िक्स है उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच और इम्पोर्टेंट यूनिट जिसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स। ओके, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो मैकेनिक्स है वो भी फर्दर उसकी कैटेगराइज होती है। हमको पता है कि जो भी चीज़ हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे तो उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, उसको कंक्लूड करने के लिए, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमको एकदम माइक्रो लेवल तक उसको कैटेगराइज करना पड़ता है। तो अभी ये जो मैकेनिक्स है जिसमें से हमारी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 7, तो 5 चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैकेनिक्स से आते हैं। तो ये हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर जो हम अच्छे से समझ लें। तो ये स्कोरिंग टॉपिक्स उसको माना जाता है। जो इसको अच्छे से समझ ले तो उसके क्वेश्चन हम मैक्सिमम 1 या 2 मिनट में कर सकते हैं। तो ये मैकेनिक्स है, उसको फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। उसमें एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। ये जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स है तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है हम जो भी डिस्कस करेंगे वो रहेगा वेलोसिटी के आसपास। ओके, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसी से मैकेनिक्स बना है। हम चाहे इस सृष्टि में कोई भी चीज़ ले लें तो हम देखेंगे कि वो तो या तो स्थिर है, स्टेबल है, और या तो वो मोशन में है। और कलेक्टिवली हम देखें और या तो प्रिसाइजली देखें तो हम पाएंगे कि एक्चुअल में जो स्टेबल वर्ड है वो ही पूरा वर्चुअल है। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि स्टेबल है। ओके, ये होता है विथ रिस्पेक्ट। ये डस्टर है, वो मुझे लग रहा है कि अभी ये एकदम स्टेबल है, ये मोशन में नहीं है, ये मैंने मोशन करा है, ये अभी स्टेबल है। तो ये मुझे क्यों स्टेबल रहा है? क्योंकि मैं स्टेबल हूँ। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू मी, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो वो रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि ये स्टेबल है कि मोशन में। एक्चुअल में तो सब कुछ मोशन में ही है, एक्चुअल में स्टेबल कुछ है ही नहीं। जो मोशन में है उसकी जो रेफरेंस फ्रेम है वो अगर सेम हो गई तो हमको लगता है कि ये स्टेबल है। बाकी हम जिस चीज़ पे खड़े हैं वो भी एक्चुअली स्टेबल नहीं, वो भी मोशन में, तो हम कैसे स्टेबल हो सकते हैं? तो एक्चुअली जो मोशन है उसको हम लेमन लैंग्वेज में वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसी से ये मैकेनिक्स पूरा बना हुआ है, उसी का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और बाकी सब सारा निकालेंगे। वो सब कहाँ से होगा? मैकेनिक्स से। ओके, तो ये जो काइनेमेटिक्स हम पूरी ब्रांच खोल के रखें उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो मोशन हो रहा है तो मोशन होने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो हम देखेंगे और फिर उसका रीज़न भी होगा। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों में ये होगा, क्योंकि मोशन होगा तो ऑब्वियस है उसका रिजल्ट भी होगा और उसका रीज़न भी होगा। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे? हम सिर्फ रिजल्ट की ही बात करेंगे। जैसे कुछ वेलोसिटी हुई तो वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ी या धीरे धीरे बढ़ी, वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुई या धीरे धीरे डिक्रीज हुई, ये सब हमारा डिस्कशन होगा। वो रिजल्ट के आसपास ही होगा, रिजल्ट का ही डिस्कशन होगा। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो क्यों इंक्रीज हुई, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो क्यों डिक्रीज हुई, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया तो क्यों चेंज आया, वो डिस्कस नहीं होगा काइनेमेटिक्स में। वो डिस्कस कहाँ होगा? तो वो डिस्कस होगा डायनामिक्स में। तो डायनामिक्स में जो वेलोसिटी होता है, जो मोशन होता है, उसका रीज़न तो हम स्टडी करेंगे ही करेंगे, साथ साथ उसका रिजल्ट भी स्टडी करेंगे। तो रिस्पेक्टिवली जो डायनामिक्स है वो काइनेमेटिक्स से ज़्यादा डेप्थ में उसको स्टडी करनी रहती है।
तो जो डायनामिक्स के हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, वो सब डायनामिक्स को डेडिकेटेड है, और चैप्टर नंबर 3 और 4 है वो काइनेमेटिक्स को डेडिकेटेड है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 मतलब जो डायनेमिक्स है उससे हम समझने की शुरुआत करेंगे। तो एक्चुअल में वो ये पॉपुलरली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के नाम से ये पूरी ब्रांच है वो जानी जाती है, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर वेलोसिटी मोशन का जो रीज़न हो सकता है वो रीज़न क्या हो सकता है। जैसे हम थोड़ा सोचेंगे तो हम पाएंगे कि उसका जो भी रीज़न होगा, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स होगा, वीक फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, ये सब हम फोर्स बोल रहे हैं। ओके, तो ये सब हो क्यों रहा है, ये सब हो क्यों रहा है, ये फोर्स की वजह से ही हो रहा है। तो अगर फोर्स है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है तो फोर्स है, और ये दोनों है तो डायनामिक्स है। ऐसा हो ही नहीं सकेगा कि हम फोर्स का डिस्कशन करें और उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस ना करें, क्योंकि ये न्यूटन्स की वजह से ही हम ये जो मोशन टॉपिक है उसको हम डेप्थ पकड़ पाए हैं। तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो न्यूटन के आसपास ही रहेगी। ओके, अभी लेवल तक ऐसा ही होगा कि न्यूटन्स के मोशंस के लॉ पढ़ेंगे और उसमें डायनामिक्स हमारा ऑलमोस्ट, सारा तो नहीं आ जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो ये डायनामिक्स का जो बेस है, जो उसका सोर्स है वो क्या है, तो है मोशन। मोशन का सोर्स क्या है, फोर्स। ओके, तो हम फोर्स से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो फोर्स जो है वो बेसिकली क्या होता है। ओके, तो हम वैसे अर्ली स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में कि बहुत सारे हमने फोर्स देखे, फ्रिक्शनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, बहुत सारे फोर्स। बेसिकली जो फोर्स होता है उसको हम डेफिनेट करना है, डिफाइन करना है, तो ये पुश में होगा या पुल में होगा और बीच में रहेगा। और ओके, आज तक हम ऐसा बोलते आ रहे हैं कि या तो धक्का खींचो और धक्का दो और खींचो, तो पुश और पुल है, तो पुश और पुल बोलेंगे। वास्तव में पुश है ही नहीं, वास्तव में पुल ही है। ओके, तो इतना डेप्थ एनसीईआरटी ने नहीं पकड़ा है, ना तो नीट जेडब्ल्यू लेवल तक ही जाना है। इसलिए हम जो भी पब्लिकेशन, जो ऑथेंटिक पब्लिकेशन पढ़ेंगे उसमें ये पुश और पुल दोनों एक साथ दे देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाकी वास्तव में ऐसा एक स्टडी है कि एक्चुअली पुश नहीं है, जो भी है वो पुल है। ओके, तो आज से हम जब जैसे ही फोर्स सोचेंगे तो हम पुश एंड पुल ऐसा नहीं सोचेंगे, जो हम अर्ली स्टैंडर्ड्स में थोड़ा हमने सीखा है। हम जो भी सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, पुश और पुल, या तो पुश हो रहा है और या तो पुल हो रहा है। ओके, अब ये जो फोर्स है तो ये मोशन में कैसे, डिफरेंशिएटर कैसे है मोशन में, तो हम ये समझ लें। तो जैसे ही हम कोई एक बॉडी मान लें जिसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ओके, और मान लो वो वेलोसिटी v1 से जा रहा है और कोई एक बॉडी है, तो जैसे जैसे उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और उसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 हो गई। ओके, तो ये एक डिफरेंस आया क्या, कि वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ। तो हम सबको मालूम है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो और साथ में उसका डायरेक्शन भी हो। ओके, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अगर ये दोनों है तो हम बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे ही इसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो मानो अभी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो भी वो किसकी वजह से होगा, तो भी वो किसकी वजह से होगा, फोर्स की वजह से ही होगा। ओके, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। कोई भी, जैसे हम लोग बड़ा नॉर्मल व्हीकल समझ लें,
वो अगर जा रहा है, फिर उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आया। अब अगर कुछ ना कुछ चेंज आया मतलब या तो वो ज़्यादा फास्ट हो गया या तो स्लो हो गया, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ फोर्स लगा है। अगर स्लो हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, या तो कोई जो ड्राइवर है वो ब्रेक लगा रहा है। और अगर स्पीड बढ़ गई है, वेलोसिटी बढ़ गई है, तो क्या होगा कि हो सकता है उसने लीवर दे दिया हो ज़्यादा, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। एक्चुअली हम क्या उसको बोलेंगे कि एक्सेलरेट किया है। ओके, तो फोर्स है, उसकी वजह से मैग्नीट्यूड चेंज होता है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम अगेन एक एग्जांपल के द्वारा ही समझते हैं कि एक पर्टिकुलर एक बॉडी है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। सपोज वो नॉर्थ में जा रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो स्पीड को चेंज किया बगैर वो डायरेक्शन चेंज करेगा। इधर भी इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, अभी उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन अलग है। मान लो अभी वो साउथ में जा रहा है, ओके, नॉर्थ, ऐसे अभी मान लेते हैं। और अभी उसने डायरेक्शन चेंज किया, तो उसने क्या चेंज नहीं किया है, उसने स्पीड चेंज नहीं किया है। स्पीड चेंज नहीं किया है लेकिन डायरेक्शन चेंज किया है, तो हम बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई है। और उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, उसका एकमात्र रीजन क्या है, वो फोर्स है। तो वो फोर्स ही है जो कोई भी मोशन हो उसमें डिफरेंस ला सकता है। और उसको हम अदर वर्ड्स में बोले तो अगर कोई भी चीज़ के मोशन में डिफरेंस आ रहा है तो वो फोर्स ही होगा। और अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो कोई भी चीज़ होगी उसकी वेलोसिटी में डिफरेंस लाएगा ही। तो फोर्स मैग्नीट्यूड में भी चेंज ला सकता है, फोर्स डायरेक्शन में भी चेंज ला सकता है। और एक इससे रिलेटेड नहीं है वो क्या कि वो कोई भी चीज़ होगी उसके वॉल्यूम में, उसके आकार में, उसके कद में वो चेंज ला सकता है। तो फोर्स है वो तीन तरह से वो डिफरेंस लाता है। तो ये चीज़ है जो फोर्स करता है। ओके, तो फोर्स की वजह से ही हम एक डायनेमिक्स जो है उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो उसके पहले हमको ये समझना ज़रूरी था। अब फोर्स है उसको भी हमने डेप्थ में समझने के लिए कैटेगराइज करके रखा है। तो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत सारे फिजिसिस्ट ने अलग अलग तरह से, कोई उसको आर्टिफिशियल फोर्स वर्सेस नेचुरल फोर्स बोलता है, कोई उसको कॉन्टैक्ट फोर्स वर्सेस रीजनल फोर्स बोलता है, कोई उसको बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स बोलता है। ओके, कोई उसको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलता है। तो आप जैसे ही कोई भी फोर्स के बारे में समझोगे तो आपको उसके बारे में अपने आप क्लियर होना जाना चाहिए। तो एक बेसिक और मोस्ट टाइम भी जो सिलेबस में भी है और थोड़ा टफ भी है, तो वो क्या है, तो कि फोर्स जो है वो दो तरह के होते हैं। उसमें एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है रीजन फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है कि जिसमें किसी भी चीज़ जो कि मोशन में है, ओके, तो या तो मोशन में होगी या तो मोशन में नहीं होगी, वो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। लेकिन मान लो कोई मोशन में है और उसका मोशन चेंज हो रहा है, और अब समझे तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, माने कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो वो चेंज करने के लिए उसको हमको फिजिकली टच करना पड़ रहा है। जो भी फोर्स का सोर्स है, वो फोर्स जिसकी मोशन में चेंज लाना है, वो चेंज लाने के लिए उसको टच करना पड़ रहा है फिजिकली, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट जरूरी है। तो उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, तो कि कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। और ये फोर्स ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, तो कि आर्टिफिशियल फोर्स होते हैं। आर्टिफिशियल फोर्स होता है, जैसे हमको किसी में ब्रेक लगाना है, ऐसा कुछ करना है तो ब्रेक लगाते हैं तो वो आर्टिफिशियल हो गया। ओके, तो ये चीज़ें होती है कि कॉन्टैक्ट फोर्स में होती है। और रीजन फोर्स में क्या होता है, तो जैसे जनरली जो भी नेचुरल फोर्स है ऑलमोस्ट, ये ऐसा नहीं है कि एकदम प्रिसाइज है,
ओके, इसमें एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन अभी हमारे लेवल में इसमें है नहीं। ओके, हमारे लेवल में मतलब नीट जेडबल तक के लेवल में इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो नेचुरल फोर्स जैसे हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स हो रहा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कैसा है, तो वो रीजन फोर्स है, वो कांटेक्ट में नहीं होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते, वो एक दूसरे से दूर होते, लेकिन एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो वो दोनों कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस की इंटरचेंजिंग करता है, उसकी वजह से ये फोर्स ये प्रोड्यूस होता है। तो उसको बोलेंगे हम नेचुरल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप ले लो एक और एग्जांपल, जैसे हम ऐसे करेंगे और ये नीचे गिरेगा, तो उसको ग्रेविटेशन किसका लग रहा है, ज़मीन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी ज़मीन उसको टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे अगे, रीजन फोर्स। तो ये फोर्स के बेसिक कैटेगरी है कि क्या कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, क्या रीजन फोर्स होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि इस फोर्स का कुछ ना कुछ आउटपुट होता है। ये फोर्स है वो कोई एक एनर्जी में चेंज होता है। ओके, इसमें ऐसा होता नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो डायनेमिक्स में हमको पढ़ने के लिए ये चैप्टर 5 का एकदम इंट्रोडक्टरी एकदम इंट्रोडक्टरी टॉपिक था। ये पढ़ने के लिए हमको फोर्स, हमको वेक्टर, चेंज इन मोशन, स्टेबल और स्टैटिक, ये सब टर्म्स से हमें वाकिफ होना था। तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि आप ये सब समझें। आगे से हम इनर्शिया, जो कि हम डायनेमिक्स की मेन स्ट्रीम में जाएंगे, तो इनर्शिया से स्टार्ट होगा। उससे पहले ये सब समझना ज़रूरी है। अगर आपने ये वीडियो अभी नहीं देखा तो अच्छे से पहले से देख लो और थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड पढ़ भी लो। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।